हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप संस्कृत शिक्षण प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे जो सीटेट 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो 2016 का है, तो इसमें फरवरी और सितंबर दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, तो कुल मिलाकर टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे आज। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन पाठन का उद्देश्य है, क्या है। कविता रचनायाः नियम ज्ञानम। कविता रचना के नियम को जानना। प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च। प्रशंसा कर आनंद की प्राप्ति करना। कवितायाः व्याकरणगत रूप ज्ञानम। कविताया मतलब कविता के व्याकरणिक स्वरूप का ज्ञान होना। ये फिर डी नंबर, कवि विषयकम ज्ञानम। कवि के ज्ञान को जानना, कवि विषयक ज्ञान को जानना। तो कविता पठन पाठन का मुख्य उद्देश्य होता है कविता रचना के नियम को जानना। ये नहीं हो सकता, नियम को जानना ये पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। सी नंबर, कविता व्याकरण को जानना, ये भी नहीं है। कवि विषयक ज्ञान को जानना कि कवि के अंदर कितना ज्ञान है, नहीं। कवि का ज्ञान जानना, ये भी नहीं। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा होता है, जो कविता का पाठ कर रहा है, उसके लिए सिर्फ प्रशंसा और खुशी, प्रशंसा आनंद, विश्व प्रशंसा और प्रशंसा कर आनंद की प्राप्ति ही उसका सर्वोपरि उद्देश्य होता है कविता पढ़ने कर, कि उसको आनंद की अनुभूति हो। और देखिए, कविता जो कवि होता है वो अपने आंतरिक चीज़ों को, मतलब उसके मन में जो भावनाएं होती हैं, उसमें वो कविता में उसका वो उसको लिखता है, ठीक है। सौंदर्य की अनुभूति, उसके अंदर जो भी सौंदर्य अनुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति करता है। अपनी व्यथा को लिखता है, अपनी आकांक्षाओं अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति करता है। तो ये जो कविता होती है वो लिखते समय जिस भाव में लिखी जाती है, अगर पढ़ने वाला भी वही भाव समझ ले, उसका अर्थ समझ ले, तो वो कविता क्या हो जाती है, सार्थक हो जाती है, ठीक है। और देखो, कविता पठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, परिचित होना चाहिए, मतलब वो जानता हो किस विधा की है। कल्पनाशीलता को बढ़ाती है ये कविता। पठन का उद्देश्य ये होता है कि कल्पनाशीलता मतलब काल्पनिक चीज़ें मन में आती रहती हैं, ठीक है। अगर आप उसको मूल भाव को समझकर उसकी प्रशंसा कर लेते हो तो ये और उत्तम हो जाता है। लय और ताल का आनंद भी उसमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य हैं इसकी। अब देखिए सेकंड नंबर, छात्राणां शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम अधोलिखितेषु कथमा प्रभावीतमा योजना स्यात्। छात्रों की शब्दावली को बढ़ाने के लिए अधोलिखितेषु कथमा प्रभावीतमा योजना, इसमें सबसे प्रभावी योजना क्या होगी। ए नंबर, प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माणम। प्रत्येक नए शब्द का प्रयोग के साथ वाक्य निर्माण करना। विपरीतार्थकानां पर्यायवाचिनां च शब्दानां स्मरणम। विपरीत अर्थ और पर्यायवाची शब्दों को याद करना। सी नंबर, प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम। प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थ अनुमान लगाना। या फिर डी नंबर, प्रत्येक नवीन शब्दार्थम शब्दकोश परामर्शम। प्रत्येक नए शब्द के लिए शब्दकोश परामर्श करना। तो देखिए, छात्रों में शब्दावली ज्ञानवर्धन, शब्दावली के ज्ञान को वर्धन करना मतलब बढ़ाना। ज्ञान को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी योजना जो होती है वो होती है सी नंबर, प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थ अनुमान करना। देखिए, जो चीज़ें वो जानता है, बच्चा जो चीज़ जानता है उसको बार बार रिपीट करेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो नए नए शब्दों को जानकर जब उसके अर्थ का वो निर्माण करेगा शब्दावली में, तभी ज्ञान का वर्धन होगा, ठीक है। उसकी शब्दावलियाँ तभी बढ़ेंगी कि जो भी यहाँ पर वो नया जो भी पढ़ रहा है, नई चीज़ें जो भी पढ़ रहा है, वो जो भी संदर्भ पढ़ रहा है उसमें नवीन शब्दों को
पढ़कर उसमें अर्थ क्या है, उसके अर्थ को अनुमान जब लगाता है तो ये ही उसके लिए ज्ञान वर्धन का कार्य करती है। यही सबसे प्रभावी योजना है। प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोग मतलब वो नए नए शब्दों का प्रयोग करेगा तो इससे उसे ज्ञान का निर्माण और प्रभावी नहीं हो सकता। विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द को याद करना नहीं, प्रत्येक नवीन शब्दार्थ शब्दकोश के लिए परामर्श लेना नहीं। तो इसका जो प्रभावी तरीका है वो प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थ अनुमान लगाना। जब बच्चा नए नए शब्दों को जानेगा तो उसके संप्रेषण की जो क्षमता है वो और ज़्यादा विकसित होगी, वो अपने ज्ञान को और बढ़ा सकेगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, भाषा शिक्षिका छात्रान दोषान पश्येत। भाषा शिक्षक जो है वो छात्रों के दोष को कैसे देखना चाहिए, मतलब वो उनके दोष को कैसे देखना चाहिए। छात्र संशोधन संकेत रूपेण, छात्र में संशोधन करके उनके संकेत रूप को करके, फिर बी नंबर अधिगम समस्या रूपेण, उनके सीखने की समस्या को जानकर, फिर सी नंबर अधिगम से बाधक रूपेण, अधिगम में क्या बाधा है ये जानकर, फिर अधिगम के संकेत के रूप में, अधिगम से संकेत रूपेण, अधिगम के संकेत के रूप में कि सीखने के संकेत के रूप में क्या हो सकता है ये जानकर भाषा शिक्षक जो है वो छात्रों के दोषों को देखेगा। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम संकेत रूपेण, मतलब भाषा शिक्षक जो है वो छात्रों के सीखने के अधिगम के संकेत रूपेण, सीखने के संकेत को देखकर कि अधिगम के संकेत के रूप में देखते हैं, यही उसी से उनकी गलतियों को वो देख सकते हैं। क्या होती हैं गलतियाँ, क्या होती हैं वो बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। गलतियाँ बेकार नहीं होती हैं, उनसे बचना नहीं चाहिए। क्या होता है अगर आप बच्चा बार बार गलती करता है और उसको सुधार लेता है तो ये उसके भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो भाषा शिक्षक को छात्रों की गलतियों को अधिगम के संकेत के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, वो उसको क्या करते हैं कि बच्चा जो है अधिगम की ओर आगे बढ़ रहा है, वो सीख रहा है, उसके संकेत के रूप में देखते हैं। तो इस बाधक, अधिगम में बाधक होना ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोष क्या होती है, वो दोष तो जब बच्चा गलती करता है, गलती करके उसको संशोधन करके सुधार करता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है, तो ये बाधक नहीं होती है, समस्या भी नहीं है, ये छात्र संशोधन संकेत भी नहीं है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थं निर्देशनात् पूर्वं स्वस्व भोजन प्रवृत्ति विषये समूहेषु वार्तालापं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति एवं सा किं करोति। एक शिक्षिका है जो खाद्य विषयक पाठ को पढ़ाती है। ठीक है, पढ़ने का निर्देश देती है। शिक्षिका जो है वो खाद्य विषयक पाठ के पढ़ने हेतु वो निर्देश देती है। निर्देशनात् पूर्वम निर्देश देने से पहले ही वो क्या करती है, स्व भोजन प्रवृत्ति विषय, अपने अपने भोजन प्रवृत्ति के विषय में समूहेषु, जो छात्रों का समूह है, वार्तालापम कर्तुम छात्रों को ऐसा निर्देश देती है कि समूह में अपने अपने भोजन के विषय में आप वार्तालाप करो। एवं सा किम करोति, वह क्या करती है, वह क्या करने का प्रयत्न कर रही है। तो ए नंबर पाठस्य बोधपूर्वकं पठनार्थं तान समर्थान करोति, कि मतलब पाठ के बोधपूर्वक ज्ञानपूर्वक पठनार्थम पढ़ने के लिए, पठनार्थम तान समर्थन करोति उनका समर्थन कर रही है कि बच्चे जो है वो पाठ को बोधपूर्वक पढ़ने के लिए
समर्थ बना रही है कि बच्चे जो है वो बोधपूर्वक जब पाठ को पढ़ेंगे तो वो समर्थ बन जाएंगे। या फिर बी नंबर, कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थिनां जीवनानुभवस्य संबंधम स्थापयति। कक्षा में जो छात्र हैं, कक्षागत ज्ञानेन, कक्षा में जो कक्षा ज्ञान है उनके साथ विद्यार्थियों के जीवन का अनुभव में संबंध स्थापित, मतलब कक्षा के ज्ञान और विद्यार्थी के जीवन के अनुभव के साथ वो संबंध स्थापित करना चाह रही है। या फिर सी नंबर, तेषां भाषण कौशलस्य संवर्धनम करोति। वे उनके भाषण कौशल में संवर्धन का कार्य कर रही है कि उनका जो भाषण बातचीत करने का कराना है उसमें जो है वो उनके संभाषण कौशल विकसित हो जाएंगे। ये फिर डी नंबर, पाठस्य उच्चैः पठनार्थम छात्रां समर्थान करोति। पाठ को ऊंची आवाज़ में पढ़ने के लिए छात्रों को समर्थन करोति, छात्रों को समर्थ कर रही है। तो देखिए शिक्षिका जो है वो बच्चों को ऐसा बोल रही है कि आप अपना जो भी भोजन है उसके बारे में आप समूह में वार्ता करो, उसके बारे में आपको जो भी समझ में आता आप उसमें बातचीत करो। तो इसका जो है वो ऐसा करने की कोशिश कर रही है कि जो इससे क्या होगा कि कक्षागत ज्ञानेन, कक्षा में जो ज्ञान है उसके साथ विद्यार्थी के जीवन का अनुभव संबंध, जो विद्यार्थी जानता है अपने जीवन में जो भी चीज़ें वो सीखा है उनके अनुभव जो हैं उसमें क्या होगा, वो कक्षा में सभी विद्यार्थियों के में संबंध स्थापित करने का काम करेगी। छात्रों की विशिष्ट विषय पर बातचीत पर प्रभावी होगा ये, ठीक है, जिनका उपयोग करके जो है वो छात्रों के बोलने और सुनने के कौशल का विकास होगा। इससे शिक्षण विधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। छात्रों की विशिष्ट पर बातचीत कराना ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा, नई नई चीज़ें आएंगी, उनके आपस में बातचीत करने से उनकी चिंतनशीलता बढ़ेगी, चिंतन करने की, मनन करने की, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, फिर उनमें सजगता होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 5 नंबर, भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कथमं व्यवहारवादस्य सिद्धांतं नानुसरति। भाषा शिक्षण अधस्तनेषु, भाषा शिक्षण के अधस्तनेषु मतलब क्या होता है, अंतर्निहित। कथमम, भाषा शिक्षण में जो चीज़ें हैं अंतर्निहित हैं। कथमम व्यवहारवादस्य सिद्धांतम न अनुसरति, कौन से व्यवहारवादी सिद्धांत अनुसरण नहीं करता है। भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से अधस्तनेषु मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी सिद्धांत जो है वो अनुसरण नहीं करता है। तो पहला है जो है भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, भाषा शिक्षण हेतु अंतर्निहित यंत्र जो है वह व्यवहारवादी के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं। या फिर अनुकरणम, दृढ़ीकरण अभ्यास के निमित्तीकरण की विधि, या फिर कंठस्थीकरण याद करने की, कंठस्थीकरणम अभ्यासक्ष मतलब कंठस्थीकरण करना, कोई भी चीज़ याद करना और ये अभ्यास करना। या फिर डी नंबर, अभ्यास निर्माण की प्रक्रिया। तो इस 4 में जो भाषा शिक्षण के लिए यहाँ पर व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं वो है भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, ठीक है। भाषा शिक्षण के प्रवर्तक कौन है, थार्नडाइक जी हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा प्रभावी सिद्धांत दिया है कि विद्यार्थी जो है उनमें रुचि और प्रेरणा, विद्यार्थियों में रुचि और प्रेरणा निर्माण करती है और विद्यार्थी सक्रिय सहभागी होते हैं अंतर्निहित यंत्र से। वो ऐसा बोलते हैं कि अंतर्निहित यंत्र से विद्यार्थियों में रुचि और प्रेरणा बढ़ती है और वे सहभाग मतलब अपना सहयोग देकर वो सीखते हैं,
अपना ध्यान केंद्रित करके वो सीखने का प्रयास करते हैं। थार्नडाइक ने कई नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव, अभ्यास, बहुप्रतिक्रिया का नियम आदि। ये सारे नियम जो हैं वो थार्नडाइक जी के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अनुकरण करना, ये भाषा शिक्षण में व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं। या फिर कंठस्थ याद करना, ये भी नहीं हो सकता। या फिर डी नंबर अभ्यास का निर्माण करना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम। इसके बाद देखिए 6 नंबर, अधोलिखितेषु कथमा उक्ति उचिता। यहाँ पर जो भी लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उक्ति सही है। ए नंबर, कस्याचित् भाषया ज्ञानम नाम विभिन्न परिस्थितिषु तस्याः भाषया व्यवहारः। किसी भाषा का ज्ञान विभिन्न परिस्थितियों में कस्याचित् किसी भाषयाः किसी भाषा का ज्ञानम नाम ज्ञान जो होता है वो नाम विभिन्न परिस्थितिषु तस्याः भाषाया व्यवहारः। विभिन्न परिस्थितियों में उस भाषा का व्यवहार हो सकता है। या फिर बी नंबर, कस्याचित् भाषायाः ज्ञानम नाम तस्याः भाषायाः सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम। किसी भाषा का ज्ञान उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान होता है। या फिर सी नंबर, कस्याचित् भाषायाः ज्ञानम नाम तस्याः भाषायाः शुद्ध व्याकरणस्य नाम। किसी भाषा का ज्ञान उस भाषा के शुद्ध व्याकरण का ज्ञान है। या फिर डी नंबर, कस्याचित् भाषायाः ज्ञानम नाम तस्यां भाषायां लेखनस्य ज्ञानम। किसी भाषा का ज्ञान उस भाषा में लिखने का ज्ञान है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड नंबर, कस्यचित् भाषायाः ज्ञानम नाम तस्यां विभिन्न परिस्थितिषु तस्याः भाषायाः व्यवहारः। ठीक है, तो कस्याचित् भाषायाः ज्ञानम नाम ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी भी भाषा का ज्ञान जो है वो विभिन्न परिस्थितियों में तस्याः भाषाया व्यवहारः, उसके भाषा का व्यवहार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका यह मतलब हुआ कि जो भाषा होती है वो मानव जीवन में की एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा क्या करता है, खेल खेल में सीख लेता है। वो खेल खेल में क्या करता है, वो सीख लेता है। और इससे क्या होता है, विभिन्न परिस्थितियों में वो भाषा को सीखने का प्रयास करता रहता है। बोलने, पढ़ने, लिखने, ये सब कौशल हैं भाषा के। ये सब चीज़ों से वो क्या करता है, वो अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, लेखन कौशल विकास समय शिक्षकः मुख्यतया अवरोधया। लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक की मुख्य अवधारयेत। लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक जो है वो किस बात पर ध्यान रखता है। काल मर्यादा नाम, समय की मर्यादा का, सुंदर हस्ताक्षरम, अच्छे हस्ताक्षर का, सी व्याकरणम, व्याकरण का, डी भावाभिव्यक्ति, भाव की अभिव्यक्ति में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लेखन कौशल के विकास के लिए शिक्षक जो है वो प्राइमरी कक्षा में सबसे ज़्यादा ध्यान वो सुंदर हस्तलेख पर देता है। देखिए, लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य, मुख्य रूप से उसका विचार कहाँ होता है, मतलब वो किस बात पर अधिक ध्यान देता है, तो वो हो जाएगा डी नंबर, भाषा अभिव्यक्ति। सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया,
सुंदर हस्ताक्षर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि जब बच्चा जो है वो भाव की अभिव्यक्ति करना सीखेगा तो इससे क्या होगा, उसके ज्ञान की वृद्धि होगी। तो लेखन कौशल के विकास के समय जो लिख रहा है उसका अर्थ समझना, वो अपने भाव को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने भावों को प्रकट कर सके, वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 8 नंबर देखिए, सुरेशः एकः भाषा शिक्षकः अस्ति। सुरेश एक भाषा शिक्षक है। सः छात्रान् एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमतुं निर्दिशति। वो क्या करता है, वह छात्रान् एकस्मिन् ग्रामे, छात्रों को एक गांव में परिभ्रमण का निर्देश देता है। तत्र आपणनानां, वहाँ बाजार में सूचनापट्टानां, सूचनापट्ट पढ़कर तदुपरि उसके उपरांत विवरण दातुं कथयति। ऐसा कहता है कि अब इसका विवरण दो। एवं विधः गतिविधि किम कथ्यते, या गतिविधि क्या कहलाती है, परियोजना कार्यम कहलाती है। फिर पठनम, लेखनम, भाषणम। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कि जो सुरेश है वो भाषा शिक्षक है और वो मतलब बच्चों को ऐसा गांव में भ्रमण करके वहाँ के बाजार में जाकर वहाँ पर सूचना पट को पढ़कर फिर उसका विवरण देने के लिए, इससे क्या होगा, उसके परियोजना कार्य की गतिविधि, वह उनकी गतिविधि को बढ़ा रहा है। मतलब इस प्रकार की गतिविधि क्या कहलाती है, परियोजना कार्य कहलाती है, कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी परियोजना को बना रहा है। किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति है तो क्या करना चाहिए, जो बड़े बड़े कार्य की योजना बनाई जाती है, ठीक है, उसके बाद उसको किया जाता है, वो ही परियोजना कहलाती है। क्या होता है परियोजना, क्या होती है, वह होती है जो, जैसे हमने एक कार्य निश्चित किया, हमने लक्ष्य मानकर एक कार्य निश्चित किया कि हमें ये कार्य करना है, और इसके बाद उस कार्य के लिए हम योजना बनाते हैं, फिर उसके लिए कार्य करते हैं, यही होती है परियोजना। पहले से ही चीज़ों को बना कर रखना, सुव्यवस्थित करके रखना, ये एक कार्य मूल्यांकन की भी प्रक्रिया है। इससे क्या होता है कि मतलब दो विपरीत चीज़ों का आकलन कर सकेंगे, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ये भी एक शिक्षण की एक विधि है जो बहुत ही अच्छी विधि है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 9 नंबर, अधस्तनेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। यहाँ पर जो लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण पूर्व गतिविधि है। श्रवण पूर्ण गतिविधि, ए परिच्छेदस्य भावम् आदाय सद्गतः प्रश्नानाम् उत्तरं लेखितुं छात्रान् निर्दिशति। छात्रों को पैराग्राफ का अर्थ लिखना, पैराग्राफ का अर्थ और उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने का निर्देश देता है। शिक्षिका प्रस्तुत विषय जीवनानुभव विषय, शिक्षक प्रस्तुत विषय पर जीवन के अनुभव के विषय में और छात्रों को किम जानन्ति इति प्रश्नं कुर्यात्। प्रस्तुत विषय के रूप में बच्चे क्या जानते हैं, उनके अनुभव के बारे में जानना चाहता है। या फिर सी नंबर, परिच्छेदस्य विषय प्रश्नं कुर्यात्, पैराग्राफ के बारे में वो प्रश्न पूछता है। या फिर डी नंबर, शब्दान वाक्यांशान च संगृह्य तदुपरि पूर्वं चर्चा कुर्यात्, शब्दों और वाक्यांशों को इकट्ठा करना और पहले उन पर चर्चा करना, ये जानना चाहता है वो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षकः प्रस्तुत विषय जीवन अनुभव विषये च छात्रं किम जानन्ति इति प्रश्नं कुर्यात्। शिक्षक जो है वो प्रस्तुत विषय में और जीवन अनुभव के विषय में छात्र क्या जानता है, इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए कि वो जीवन के विषय में क्या करना चाहता है। इससे क्या होगा, श्रवण पूर्ण पूर्व
गतिविधि होगी। ठीक है, श्रवणपूर्ण गतिविधि का विकास होगा। इससे बच्चा क्या करता है, पहले से ही सुनता रहता है चीज़ों को, जन्मोपरांत, जन्म के उपरांत क्या करता है, वो सुनने लग जाता है तथा वो ध्वनियाँ जो होती है उसके मन मस्तिष्क में अंकित होने लगती हैं। वो धीरे धीरे चीज़ों को सुनते वो क्या करता है, वो सीखना प्रारंभ कर देता है, अनुकरण करने लगता है। श्रवण कौशल विकसित, सुनने से उसके श्रवण कौशल विकसित होती है, उसके बुद्धि का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जब शिक्षक जो है उनसे ऐसा कहता है कि तुम अपने जीवन का अनुभव मतलब उस पर चर्चा करो, उसके विषय में बताओ, तो क्या होता है, वो अपने जीवन में जो जो चीज़ें सीखा होता है, घर परिवार परिवेश, उन सब का वर्णन करता है। इससे क्या होता है, वो अपने भाव के भी अभिव्यक्ति कर पाता है। इससे उसके झिझक, अंदर की जो झिझक है वो ख़त्म हो जाती है। गीता एकम कथा संग्रहम पठति, गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है। एवं प्रकारकम पठनम कथ्यते, वह किस प्रकार का पठन कर रही है। परीक्षार्थम पठनम इति, परीक्षार्थम पठनम इति, आनंदम पठनम, आनंदार्थम पठनम इति, विशदार्थम पठनम इति, ये फिर सूचना प्रतीक्षा में इति। वो क्या कर रही है, परीक्षा के लिए पढ़ रही है, फिर आनंद के लिए, फिर विस्तार के लिए, फिर सूचना के लिए पढ़ रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विशदार्थम पठनम इति, वो क्या कर रही है, विस्तार के लिए पढ़ रही है, ताकि उसके ज्ञान का विस्तार हो सके। कथा संग्रह पढ़ रही है ना, तो कथा संग्रह के लिए, वो कथा संग्रह में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें विस्तार रूप से दी गई होती हैं। तो इससे क्या होगा, प्रतिभाशाली, निपुण, कुशल, ये सब चीज़ें वो बनेगी। तो गीता जो है वो विशद पठनम इति, गीता एकम कथा संग्रहम पठति एवं संप्रकारणम विशदार्थम पठनम इति। सी नंबर सही हो जाएगा इसका। 11 नंबर, रचनात्मक कक्षायां कविताया पाठन समय शिक्षकः, रचनात्मक कक्षा में जो है वो कविता के समय, कविता पाठ के समय शिक्षक क्या कर रहा है। रचनात्मक कक्षा में कविता सिखाने के समय शिक्षक ए समूहे चर्चा कृत्वा कवितां अधिकृत्य स्व मंतव्यम प्रदातुं छात्रां निर्दिशति, वह समूह में चर्चा करके कविता के बारे में अपने अपने मंतव्य देने के लिए छात्र को निर्देशित कर रहा है। या फिर कविता पठनम कुर्यात् छात्रान् पुनरावृत्तिं च कर्तुं निर्दिशति, कविता का वाचन करना और छात्रों को उसकी पुनरावृत्ति के लिए निर्देश देना है। या फिर सी नंबर, पाठगत कठिन शब्दानां अर्थान् कंठस्थीकरणं निर्दिशतु, पाठगत कठिन शब्दों का अर्थ जानकर उनको याद करने का निर्देश दे रहा है। या फिर डी नंबर, व्याकरणगत नियमों के ऊपर ही अभ्यास, व्याकरणगत के नियमों पर उनके अभ्यास पर ध्यान देने को कह रहा है। तो देखिए, रचनात्मक कक्षा होती क्या है, क्रिएटिविटी, बच्चा क्या अलग कर सकता है, सीखी हुई चीज़ों में कुछ अलग से ऐड करना, यही रचनात्मक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा कि समूहेषु चर्चा कृत्वा, समूह में चर्चा करके कवितां अधिकृत्य, कविता के संदर्भ में स्वयं के बारे में स्व मंतव्यम, स्वयं के बारे में प्रदातुम छात्रान् निर्दिशति, अपने विचार को प्रकट करने का निर्देश दे रही है। इसमें उनके रचनात्मक कौशल का विकास होगा कि बच्चे ने क्या सीखा। ठीक है, और एक रचनावादी शिक्षक जो है वो यही करेगा। इससे क्या होगा,
उनके कई गुणों का प्रदर्शन हो जाएगा, उनके अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, इससे उनका इसका विकास होगा, उनके अंदर की झिझक खत्म होगी, वो पूछताछ करना, क्रिया करना, कल्पना करना, आविष्कार करना, बातचीत करना, ये सब में प्रवीण हो पाएंगे। शिक्षार्थी अपने अनुभव को शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद देखिए 12 नंबर, अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभाषा सूत्र संस्तुति है? त्रिभाषा संस्तुति देखिए भारतीय शिक्षक आयोग है, चट्टोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण का सूत्र है? तो देखिए इसमें कोठारी आयोग जो हो जाएगा, कोठारी आयोग वो भाषा शिक्षण त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति करता है। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? त्रिभाषा सूत्र में सबसे पहले 3 भाषाएं आती हैं। इनमें पहली भाषा जो होती है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। दूसरी भाषा क्या होती है? हिंदी भाषा राज्यों में कोई अन्य भाषा या फिर अंग्रेजी ये हो सकती है। और जैसे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंदी या फिर अंग्रेजी हो सकती है। और जो तीसरी भाषा है उसमें हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय कोई अन्य भाषा हो सकती है तीसरी भाषा में। दूसरी भाषा को ध्यान से समझिए, इसमें जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें कोई भाषा या फिर इंग्लिश हो सकती है, फिर गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा या फिर इंग्लिश। और तीसरी जो भाषा है उसमें हिंदी भाषी राज्य या एक कोई आधुनिक भाषा या फिर इंग्लिश भाषा हो सकती है। तो देखिए त्रिभाषा सूत्र 1968 की नीति में था, उसमें उल्लिखित है त्रिभाषा सूत्र 1968 की नीति में। तो यहाँ पर देखिए त्रिभाषा सूत्र को कोठारी आयोग जो है वो संस्तुति करता है इसकी। इसके बाद देखिए 30 नंबर, सर्वेषां बालानां जन्मना किम भाषा अधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। कि सभी बालकों में जन्म से ही बालानां जन्मना सभी बालकों में जन्म से ही एवं भाषा अधिग्रहण अंतर्निहित शक्ति विद्यते। भाषा अधिग्रहण को अंतर्निहित करने की शक्ति जो है वो विद्यते होती है उनमें। इसका क्या अर्थ है? सर्वत्रिक व्याकरण विशिष्टस्य, हर जगह सर्वत्रिक व्याकरण की विशिष्टता या भाषा अधिग्रहण, या फिर बी नंबर सार्वत्रिक सत्य विशिष्ट, सार्वभौमिक सत्य विशिष्ट का, या फिर सी नंबर सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट, सार्वभौमिक पथ विशिष्ट की, डी नंबर सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्टस्य, सार्वभौमिक शब्दकोश विशिष्ट की। तो जो इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएगा सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य, सी नंबर। सर्वेषां बालानां जन्मना, सभी बालक जन्म से ही भाषा अधिग्रहण को अंतर्निहित करने की शक्ति उनमें शक्ति विद्यमान होती है। ये सभी मार्ग से विशिष्ट है क्योंकि देखिए भाषा अधिग्रहण या अर्जन एक ही बात होती है। तो इस संसार में हजारों भाषाएं, हजारों बोलियां हैं, तो उसको बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन जो भाषा बालक अपनी केवल मम्मी से सीखता है, मतलब अपने परिवार से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, वो मातृभाषा कहलाती है। और इसी का बच्चा जो है वो व्यवहारिक जीवन में उपयोग करता है और शिक्षा के साथ भी इसको जोड़ने का प्रयास करता है। वो तो स्कूल में आकर वो दूसरी भाषा सीखता है, लेकिन जब घर में होता है तो वो उस मातृभाषा को ही अनुकरण करके वो सीखता रहता है। तो जो भाषा अधिग्रहण की शक्ति होती है वो बच्चे को मातृभाषा से प्राप्त होती है। तो ये सभी मार्ग से विशिष्ट है कि भाषा अधिग्रहण अंतर्निहित शक्ति बालक में जन्म से ही विद्यमान होती है। और चॉम्स्की ने क्या कहा है
कि भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने ऐसा कहा है कि भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। इसके बाद देखिए 14 नंबर, भाषायाः कौशल चतुष्टय अतिरिच्य अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किमस्ति। भाषायाः कौशल चातुष्ट, भाषा में जो 4 कौशल हैं, अतिरिच्य अधोलिखितेषु कतमम कौशलम किमस्ति, निम्नलिखित में से दूसरा कौशल कौन सा है। सृजनात्मक है, संप्रेषण है, चिंतन है, अध्ययन है। तो देखिए 14 क्वेश्चन में इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चिंतन कौशल। भाषा कौशल के जो 4 भाषा कौशल, श्रवण, पाठन, लेखन, वाचन, इसके अतिरिक्त सबसे जो उत्तम होगा वो होगा चिंतन कौशल, क्योंकि चिंतन कौशल जो होता है वो बालकों को अपने अध्ययन को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, सोचने की शक्ति देता है उसे। इसके बाद देखिए 15 नंबर, बहुभाषिकतायाः उपयोगः साधन स्वरूपेण अनिवार्यतया क्रियते तेन। बहुभाषिकता जो होती है उसका उपयोग साधन रूप में से अनिवार्यतः करना चाहिए। ए नंबर, बहुभिः भाषाभिः बालाः अस्तव्यस्ता भवन्ति। बच्चे कई भाषाओं में भ्रमित होते हैं। भी बाला बहूनां भाषाणां अधिगमं कुर्युः, बच्चों की कई भाषाएं सीखनी चाहिए। सी नंबर, शिक्षिका बहूनां भाषाणां अधिगम कुर्यात्, शिक्षक को कई भाषाएं सीखनी चाहिए। डी नंबर, प्रत्येक बाला सौवेद्ययुतः स्वीकृतः च इति अनुभवति, प्रत्येक बच्चा सहज और स्वीकार्य महसूस करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रत्येक बालक जो है वो सुविधापूर्ण सौविध्यम, प्रत्येक बालक सौविध्ययुतः स्वीकृतिम च इति अनुभवति, प्रत्येक बच्चा सहज और स्वीकार्य रूप से इसको महसूस करता है। बहुभाषिकता जो होती है वो साधन रूप में अनिवार्य है, ये सही बात है। बहुभाषिकता ऐसी है जो क्या करती है, अलग अलग भाषाओं में शिक्षा का आदान प्रदान करवाती है। बहुभाषिकता में कम से कम 2 भाषाओं का समावेश होता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, बच्चे अपनी रचनात्मक प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, उनके शिक्षण कौशल में इसको मतलब बहुभाषिकता को शिक्षण कौशल में यूज़ करके उसको उसमें समावेशित करके बच्चे जो है वो अपनी ज्ञान का वर्धन करते हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 60 नंबर, तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येकम शब्दस्य शुद्धोच्चारेण ध्यानं ददाति। तृतीय कक्षा में शिक्षिका जो है वो प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण करती है। एवं सा किम विकसितुम इच्छति, वह किसका विकास कर रही है। तृतीय कक्षा में शिक्षिका जो है वो प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण करती है, उस शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है। एवं सा किम विकसितुम इच्छति, वह क्या विकास कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, शुद्धताम। थर्ड क्लास का बच्चा है ना, तो जो 3rd क्लास का बच्चा होता है वो प्राथमिक में आता है। तो इसमें अर्थबोध का ज्ञान कराना नहीं, संशक्ति नहीं, शुद्धता हाँ, डी नंबर, धारा प्रवाहिता नहीं। सबसे पहले वो शुद्ध बोलेगा, जब वो शुद्ध बोलेगा तभी वो आगे अर्थ को जानने का प्रयास करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भाषा कौशल में मौखिक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उचित बोलना, शुद्ध बोलना, ठीक है, शुद्ध वर्णों का उच्चारण करना, ये एक अभिव्यक्ति का मूलभूत। जब बच्चा तुतला कर बोलेगा, हकला कर बोलेगा, फिर अच्छे से नहीं बोल पाएगा तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। या फिर कोई शब्द बोल रहा है उसमें त्रुटि कर रहा है
तो इससे क्या होगा, भाषा कौशल हीन हो जाएगी। भाषा कौशल में को बढ़ावा देने के लिए शुद्ध का उच्चारण करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगी, अभिव्यक्ति बढ़ेगी। इसके बाद देखिए 17 अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। निम्नलिखित में से कौन से कार्य में सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होती है? आरोहणे, लेखने, कूदने, पढ़ने। आरोहणे क्या होता है? लोकप्रिय होना, आगे की ओर बढ़ना। लेखने, लिखना। कूदना, पढ़ने। तो देखिए सूक्ष्म पेशीय कौशल में सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिखने आता है। लिखना जो होता है वो सूक्ष्म पेशीय कौशल का एक अभिन्न अंग है। सूक्ष्म मोटर कौशल की आवश्यकता होती है लेखन कार्य में। तो इससे क्या होता है, अब ये मोटर कौशल क्या होता है, बच्चे जब अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने शरीर के सभी अंगों का विकास अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे अनुभव पाकर वो क्या करता है, वो चीज़ों को दोहरा कर उनका अभ्यास करके कौशल विकसित कर लेता है। फिर क्या करता है, वो मांसपेशियों का विकास करता है अपने, इसी से धीरे धीरे उसके शरीर के अंग जो है वो विकसित होने लगते हैं। और वो अपनी मांसपेशियों पर जब नियंत्रण पा लेता है तो जब लिखने का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे पेंसिल पकड़ना सीखता है, फिर गोला बनाना सीखता है, ऐसे ही कुछ भी चलाना सीखता है और वो धीरे धीरे लिखना सीख जाता है। इसके बाद देखिए 18 नंबर, प्रतिपुष्टि अस्ति। प्रतिपुष्टि क्या है? तो प्रतिपुष्टि वो है आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी जानकारी या टिप्पणी है, यही उसको प्रतिपुष्टि को बताती है कि आप किसी चीज़ पर क्या कह रहे हैं, क्या टीका टिप्पणी दे रहे हैं, फीडबैक क्या दे रहे हैं, टिप्पणी करना। ए नंबर देखिए, उभय शिक्षक शिक्षार्थिनां कृते स्वस्व विकासाय। शिक्षक शिक्षार्थियों दोनों के संबंधित विकास के लिए। बी नंबर, मातॄणां पितॄणां कृते तेषां बालानां गृह कार्य करणाय परीक्षा प्रस्तुत्यर्थ च। माताओं और पिताओं के लिए अपने बच्चों का होमवर्क करना और परीक्षाएं देना। सी नंबर, शिक्षार्थियों के लिए सीखने का विकास करना। डी नंबर, शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासाय। शिक्षकों के लिए शिक्षण विकास करना। तो देखिए प्रतिपुष्टि में हो जाएगा 1 नंबर, ए नंबर, उभय शिक्षक शिक्षार्थिनां कृते स्वस्व विकासाय, कि ये क्या होता है, उभय शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के संबंधित विकास के लिए होता है। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी जो होता है, टीचर और जो बच्चा होता है स्टूडेंट, ये दोनों के लिए, दोनों के विकास के लिए ज़रूरी है। फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है, छात्रों को उनके सीखने की जो चीज़ें हैं, रणनीतियाँ हैं, उनको अनुकूलित और समायोजित करने में मार्गदर्शन करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नाइनटीन नंबर, प्रारंभिक स्तरे पठनं शिक्षयितुम् अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। प्रारंभिक स्तर में पठन के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपादेयता अधिक है? पुस्तकानां, बी प्रकृत वस्तूनां, सी बोधन पट्टानां, डी द्विपार्श्वीय रेखाचित्रणां। प्रारंभिक स्तर में पठन के शिक्षण के लिए सबसे जो मुख्य उपादेयता है वो पुस्तक हो सकती है। प्रकृत वस्तुनाम, इसका क्या मतलब है? प्रकृति वस्तुनाम का मतलब होता है कि जो प्रकृति वस्तु वास्तविक जीवन की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनका उपयोग शिक्षकों द्वारा किसी भी संस्कृति और वास्तविक जीवन की स्थितियों के बारे में किया जाता है, उनको समझकर उनमें सुधार करने के लिए जो कक्षा निर्देश के लिए किया जाता है, उसको प्रकृत वस्तु बोलते हैं। बोध पट्टा नाम क्या होता है?
इसमें कुछ छोटे छोटे नोट कार्ड होते हैं जिनका उपयोग अभ्यास की गई जानकारी में के पुनर्प्राप्ति के लिए किया जाता है, स्मृति के परीक्षण और सुधार के लिए किया जाता है। और द्विपार्श्वीय रेखा चित्र क्या होता है? ये एक चार्ट है, इसमें कागज़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उसकी एक श्रृंखला होती है जो ऊपर से जुड़ी हुई होती है और जो एक समय के लिए कागज़ के टुकड़े को मोड़कर दर्शकों को जानकारी प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, सामने जो होता है बच्चों को जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक जो है वो लिखे नीचे दिए गए किस उपादेयता का अधिक प्रयोग करती है, वो है बोधपट। इसमें कार्ड का यूज़ करके वो बच्चे के ज्ञान का विकास करती है। जैसे कोई बच्चा जो है अर्थ को समझने में असमर्थ है, नहीं समझ पा रहा है, तो उसको सीखने सिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बोधपट्ट का। 20 नंबर बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासाय आद्यं चरणं किमस्ति। बालकों के लिए पठनस्य लेखनस्य च, बालकों के पठन और लेखन के विकास में प्रथम चरण क्या है? नव साक्षरता, प्राकृत साक्षरता, साक्षरता, उद्गामी साक्षरता। अब ये नव साक्षरता क्या होती है? बच्चा जब वयस्क हो जाता है, किशोर है, तो उस समय जो वो चीज़ों को उपलब्ध करता है, शैक्षिक अवसरों का उपयोग वो नहीं कर पाता है, तो बाद में वो धीरे धीरे क्या करता है? औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से साक्षरता की कौशल को हासिल कर लेता है। ठीक है, मतलब बच्चा शुरुआत में तो इतना जानकार नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है? वो चीज़ों को औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टि से वो कौशल को हासिल कर लेता है। अब प्राकृत साक्षर क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अवधारणाओं और ध्वन्यात्मक जागरूकता के साथ साथ अक्षर और शब्द को पहचान करना। साक्षरता मतलब जानती हो किसी भी चीज़ को पढ़ने लिखने में सक्षम हो जाना, क्षमता को संपन्न करना। उद्गामी साक्षरता क्या होती है? इमर्जेंट। उद्गामी साक्षरता वह होता है जो बच्चों को क्या करता है? बालक की प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने लिखने की प्रक्रिया, स्टार्टिंग में, प्रारंभिक में जो पढ़ने लिखने की प्रक्रिया है, जन्म से लेकर विद्यालय प्रवेश तक के उसके बीच की जो प्रक्रिया होती है वो आती है उद्गामी साक्षरता में। तो इसका राइट आंसर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, उद्गामी साक्षरता। बालकों के पठन और लेखन के विकास में प्रथम चरण क्या होता है? उद्गामी पाठचर्या, साक्षरता, डी नंबर। इसके बाद देखिए 21, शिक्षिका स्वकक्षायाः बालान् युगलेषु विभजति, तान् युगलान् स्वस्वपुस्तिकानां विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सूचयति, एवं सा किं कर्तुम् इच्छति। शिक्षिका जो है स्वकक्षायाः अपनी कक्षा में बालान् युगलेषु विभजति, बालकों को 2-2 जोड़े में विभाजित कर देती है। तान् युगलान् स्वस्वपुस्तिकानां विनिमयं कृत्वा, उन दलों को अपनी अपनी पुस्तिका का एक दूसरे को देकर निर्देशानुसार संशोधन करने के लिए कहती है। फिर एवं सा किम कर्तुम इच्छति, वह क्या करने की कोशिश कर रही है? समकक्षीय मूल्यांकनम, समकक्षा में मूल्यांकन करना, सामूहिक मूल्यांकन करना, संशोधन करना या फिर स्वयं मूल्यांकन करना। समकक्षीय मूल्यांकन मतलब क्या होता है? समकक्षीय मूल्यांकन जो होता है वो ग्रुप वर्क होता है। जैसे समूह में बच्चे जो है कार्य करते हैं तो क्या करते हैं? वो एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। तो इससे क्या होता है? छात्रों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, किसी विशेष अवधारणा को सीखने और समझ को प्रदर्शित करने का विकास होता है उनमें। संशोधन तो जानते ही आप क्या होता है? सुधार करना, स्वयं आकलन करना। स्वयं आकलन उन पहलुओं का आकलन करना जो स्वयं
को देखने की प्रक्रिया है, उनकी पहचान करना। इसके बाद जो होता है वो समकक्षीय हाँ हो गया, सारा हो गया ना। सामूहिक मूल्यांकन, समूह में मूल्यांकन करना। पीयर असेसमेंट क्या होता है, मतलब जिसके माध्यम से छात्र अपनी सोच में गलतियां देख सकते हैं और भविष्य में, जैसे उन्होंने कोई असाइनमेंट किया, भविष्य में कोई भी उन्हें असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें कोई भी समस्या होती है वो उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनको सोचने और समझने की शक्ति उनमें आ गई है और वो गलतियों को देख सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। ग्रेडिंग करके छात्र सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये समकक्षीय मूल्यांकन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का, उसमें हो जाएगा समकक्षीय मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट। देखिए 22 मूल्यांकन समय अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। मूल्यांकन के समय नीचे लिखे गए मूल्यांकन के समय निम्नलिखित में से कौन से विषय में शिक्षक का ध्यान होता है। धारा प्रवाही वत्रिभा, मतलब धारा प्रवाह में सह तस्य छात्र से विकास से तुलना, छात्रों के विकास की तुलना करना। सृजनात्मक लेख कई सह तस्य छात्र से विकास से तुलना, सृजनात्मक लेखन में बच्चों का विकास करना। या फिर सी नंबर, एकस्य छात्र से विकास से अन्य छात्राणां विकास ही सह तुलना, एक छात्र के विकास की तुलना अन्य छात्रों के विकास से करना। एकस्य छात्र से विकास से तस्य पूर्व स्थित्या सह तुलना, किसी छात्र के विकास की तुलना उनकी पिछली स्थिति से करना। तो मूल्यांकन के समय शिक्षक का ध्यान एकस्थ छात्र से विकास से तस्य पूर्व स्थिता सह तुलना, कि एक छात्र के विकास के, मतलब जो एकस्थ छात्र से विकास से, किसी भी छात्र के विकास की तुलना उसकी पिछली स्थिति से करना, ये हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मूल्यांकन क्या होता है, एक सकारात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा के उद्देश्य की सीमा को निर्धारित करता है, ठीक है। शिक्षा प्राप्ति के स्तर को जानकर उस पर उचित अनुचित निर्णय लेकर शिक्षा को आगे पढ़ाने में सहायता करता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। पठन समय अध्यसनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। पठन के समय सबसे ज़्यादा महत्व क्या, उच्चारण पठनम, पाठस्य अर्थम अवगमनम, पाठस्य प्रत्येके शब्दस्य पठनम, धारा प्रवाहेण पठनम। तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा पठन के समय निम्नलिखित में से किसका महत्व है, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठ के अर्थ का अवगमन करना। 24 नंबर देखिए, बालानां पत्रिकातः कस्याचित् कथायाः पठनम नाम। बालकों के पत्रिका में किसी कथा के पठन को क्या कहते हैं, सिंहावलोकन कहते हैं। अभी सिंहावलोकन क्या होता है बताती हूँ। सूक्ष्मावलोकन, गहना अध्ययन, विस्तृत अध्ययन। तो देखिए सिंहावलोकन वह होता है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले ही उसका सामान्य अवलोकन कर लेना, ये सिंहावलोकन है, ठीक है। ग्रंथ के मुख्य बिंदुओं के बारे में हमें पता चल जाता है इससे। सूक्ष्मावलोकन क्या होता है, किसी भी विशिष्ट तथ्यों को खोजने के लिए तेजी से पढ़ना, विशेष तथ्यों के अन्वेषण के लिए पढ़ना, ये हो जाता है। गहन अध्ययन, किसी भी चीज़ में का विशिष्ट अध्ययन जो होता है वो गहन अध्ययन होता है। विस्तृत, विस्तार रूप से अध्ययन करना, विस्तृत अध्ययन हो जाता है। गहन अध्ययन मतलब किसी भी चीज़ के अंदर एकदम घुस जाना, उसका बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हुए पढ़ना। और विस्तृत अध्ययन क्या होता है, विस्तार से पढ़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालानां पत्रिकातः कस्याचित् कथायाः पठनम। तो जो पत्रिका होता है उसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, विस्तृत अध्ययन। इसके बाद देखिए 25 नंबर, उत्पादक कौशल अस्ति। उत्पादक कौशल क्या है, संभाषणम लेखनम च, श्रवणम पठनम च, पठनम लेखनम च, श्रवणम संभाषणम च। ये 4 कौशल होते हैं। देखिए कौशल 4 होते हैं, श्रवण,
पाठन, लेखन, संभाषण, भाषण। ठीक है, 4 कौशल होते हैं। बोली गई या कही गई चीज़ों का अर्थ निकालने की प्रक्रिया श्रवण हो जाती है। संभाषण व्यवहारिक और शाब्दिक संसाधनों को उचित उपयोग करके उसको ध्यान में रखते हुए स्पष्ट उच्चारण करना, संभाषण हो गया। पठन पढ़ने की प्रक्रिया जो हो गई, लेखन लिखने की जो हो गई। तो ये 4 कौशल हैं। इसमें जो उत्पादक कौशल होता है वो होता है संभाषणम लेखनम च। संभाषण लेखन जो होता है वो हो जाता है उत्पादक कौशल। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद देखिए 26 नंबर, शिक्षिका केनापि शब्देन छात्रैः सह संप्रेषणं करोति एवं सा उपयोगं करोति। शाब्दिक संप्रेषणस्य, शब्देतर संप्रेषणस्य, मौखिक संप्रेषणस्य, लिखित संप्रेषणस्य। शिक्षिका जो होती है किसी भी शब्द के बिना छात्रों के साथ संप्रेषण करती है, किसी भी शब्द के बिना संप्रेषण करती है। ठीक है, इस प्रकार का उपयोग क्या है? इस प्रकार का उपयोग क्या हो सकता है? सृजनात्मकता हो सकती है। पहला है शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण होता है या फिर शब्देतर संप्रेषण होता है, फिर मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। इसका अर्थ जान लीजिए क्या है ये। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? किसी भी शब्द के बारे में बताना। शाब्दिक मतलब दिए हुए शब्द के बारे में बताना, शाब्दिक संप्रेषण हो गया। शब्देतर संप्रेषण क्या हो जाता है? जब कोई बात जो है वो विचार या कोई भी सूचना अंगों के माध्यम से, इशारे से दी जाती है। कोई भी चीज़ को इशारे से कहना शब्देतर हो गया। मौखिक तो मुंह से बोल देना, ऐसे मौखिक हो गया। लिखित तो लिख कर कोई चीज़ बताना, वो लिखित हो गया। तो यहाँ पर क्या कर रही है? शिक्षिका के नाम पे बिना शब्द को कहे वो संप्रेषण कर रही है। तो क्या कर रही है? इशारे से कर रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? शब्देतर संप्रेषण। सेकंड नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 27, सिंहस्य विषय एकां कथां पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति। सिंह के बारे में एक कहानी पढ़कर शिक्षिका छात्र को निर्देश देती है कि भवान स्वयं अरण्य सिंह, यदि आप स्वयं जंगल में सिंह हैं। इति मनसि विचार्य कथा श्रावयितुम्। तो यह सोचकर कहानी सुनाएं। इस प्रकार वो का क्या विकसित, इति एवं सा किम विकसितुं प्रयत्नं करोति। क्या विकसित करने का प्रयास कर रही है? सृजनात्मक चिंतन क्षमता, फिर रूपात्मक, या फिर पठन कौशल, फिर प्रारूप लेखन। देखिए ये क्या कर रही है? बच्चों को ऐसा करवा रही है कि पहले निर्देश दे रही है कि यदि तुम एक कैरेक्टर देने की कोशिश कर रही है कि तुम इस कैरेक्टर में हो, अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम अपने विचार व्यक्त करो। तो वो क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा? बच्चा अपने मन की चीज़ों को कहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। 27 का ए नंबर सृजनात्मक चिंतन क्षमता का विकास कर रहा है। किसी भी वस्तु, विचार, कला, साहित्य संबंध किसी भी समस्या समाधान को निकालने के क्षेत्र में कुछ नई चीज़ों का आविष्कार किया जाता है, वही होता है रचनात्मक कौशल या फिर सृजनात्मक। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 28, भाषा अधिगम अधिग्रहणयोः। भाषा अधिगम अधिग्रहणयोः मध्य का भेद है। भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण के बीच में क्या भेद है? तो देखिए सबसे पहले अधिग्रहण क्या होता है और अधिगम क्या होता है। भाषा अधिगम जो होता है वो बच्चा जो है वो विद्यालय में सीखता है, और भाषा अधिग्रहण या फिर अर्जन जो होता है वो बच्चा घर से सीख के आता है, पास आस पड़ोस परिवेश से सीखता है। अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं और अधिग्रहण के लिए अचेतन रूप में भी बच्चा सीख जाता है। ये फिर अधिगम औपचारिक होता है, अधिग्रहण जो होता है वो अनौपचारिक होता है। तो उभये अधिगमादिग्रहणे सहज के, दोनों अधिग्रहण सहज हैं। उभय अधिगमादिगे
अधिग्रहणे प्रयासजन्य, दोनों प्रयासजन्य है। ये फिर अधिगमः प्रयासजन्य, अधिग्रहणम साहजिका, सीखना सहज है, अधिग्रहण सहज है। अधिग्रहणम प्रयासजन्यम, अधिगमः साहजिक, अधिग्रहण प्रयासजन्य है और अधिगम जो है वो सहज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा कि अधिगम प्रयासजन्य है और अधिग्रहण प्रयासजन्य है और अधिगम जो है वो सहज है। 29 नंबर, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में भाषा अध्ययन, विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन क्या होनी चाहिए? प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। प्रथम भाषा क्या हो जानी चाहिए? मातृभाषा या प्रांतीय भाषा, हिंदी भाषा, राजकीय भाषा, सहराजकीय भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा मातृभाषा होनी चाहिए और मातृभाषा से कनेक्ट करके बच्चा जो होता है वो सीखता है। स्कूल में जाकर जब प्राथमिक स्तर में बच्चे को सिखाया जाता है तो वो जल्दी कवर करने की कोशिश करता है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान है उसकी मातृभाषा है, ठीक है। जिस भाषा को वो अपने आसपास परिवेश, माता पिता, घर परिवार से सीख के आता है वही उसकी मातृभाषा होती है। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, प्राथमिक स्तरे कवितायाः प्रयोजनम् अस्ति। प्राथमिक स्तर पर कविता का प्रयोजन क्या है? विभिन्न भाषा कौशलानामुपरि अधिकारः प्राप्ति। विभिन्न भाषा कौशल में महारत हासिल करना। प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकारा पाठनम। प्रारंभिक छात्रों को अलंकार पढ़ाना। शब्दावली ज्ञाने विस्तारे, शब्दावली ज्ञान का विस्तार करना। कवितायाः संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। कविता के संगीत की लय और लय का आनंद लेना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर कविता जो होती है इसका प्रयोजन, प्राथमिक स्तर पर कविता का प्रयोजन जो होता है वो सबसे अच्छा हो जाएगा कविता को संगीत और ताल के अनुप्रास और आनंद की अनुभूति, मतलब कविता के संगीत की लय और लय का आनंद लेना ही प्राथमिक स्तर पे कविता का प्रयोजन होता है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो जब कविता को अच्छे से गा कर कहेगा तो उसे अच्छा लगेगा, ठीक है, उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आज 2016 के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में 2017 के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको वैदिक गुरु चैनल पर सारे क्वेश्चंस के आंसर सही और सटीक मिल जाएंगे। तो आप इस पर बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।